आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, बीपीएससी, 67वीं, यूपीआरओ, एआरओ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पॉलिटी की क्लास बेहद यूजफुल है। इसमें आपको बड़े लेवल का मजा आने वाला है। प्यारे साथियों, सभी बहुत भयंकर लेवल इस क्लास को एंजॉय करने वाले, यकीन मानिए आपको क्लास में बेहद मजा आएगा। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। आप भारत में कंडक्ट होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए यूजफुल है। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने आपसे पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। आज का टॉपिक है संविधान सभा, तो पूरा टॉपिक का जूस निकालेंगे सभी मेरे पास। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? देखो, 26 नवंबर 1949 को आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted, so it cannot be the date। 5 दिसंबर कुछ है नहीं, 24 जनवरी 1950 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक मेरे प्यारे बच्चों हुई थी, जिसपे 284 सदस्यों ने साइन किए थे। यह प्रश्न आपके एग्जाम में मिलता है, जिसमें 8 महिला सदस्य थी, 8 वुमेन थी। यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, आपको बेहद तरीका समझना है। प्यारे बच्चों, इसके ऊपर कुछ वन लाइनर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहां पर? तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में मेरे प्यारे बच्चे। कहां पर हुई थी बेटा? तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसे आज क्या बोलते हैं? केंद्रीय सभा। पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो प्यारे बच्चे सच्चिदानंद सिन्हा। नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष हुआ करते थे। प्यारे साथियों, आपको याद रखना होगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से मेरे प्यारे बच्चे। आपसे पूछता है संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। कितने अनुच्छेद? 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछा जाएगा ये किसके प्रस्ताव पे बैठे थे? तो आप सभी जानते हैं आचार्य जेबी कृपलानी का प्रस्ताव था, जिसके आधार पे सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस प्रकार के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने धुआंधार मिलेंगे देखने को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति ने, एक कलर लेते हैं जिससे कि बार बार बदलाव ना करना पड़े, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपसे प्रश्न पूछ रहा है संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही उम्दा स्तर का प्रश्न है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, प्रारूप समिति के सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्यारे बच्चों, इसी को आप बोलते उद्देश्य प्रस्ताव। अगर आप इसे भाषा में घुमाओगे तो इसी का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। एक प्रकार से आपसे पूछना चाह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में किसने पेश किया? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में, संविधान सभा की 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या बना? उद्देश्य प्रस्ताव बना। संविधान सभा की संघीय समिति कौन सी थी? मेरे प्यारे बच्चे, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। संविधान सभा की संघीय समिति कौन सी थी, जिसके अध्यक्ष थे श्री जवाहरलाल नेहरू? कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? श्री जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे
डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेरे प्यारे बच्चे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें मेरे प्यारे बच्चे 7 मेंबर थे। संविधान के सलाहकार कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? बी एन राव संविधान के सलाहकार थे। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे प्यारे बच्चे? इसमें टोटल 7 सदस्य थे। आप एकदम खींच के शेयर कर दो, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको सुबह करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा उसी प्रकार से, और एकदम बेहतर तरीका से आप देखोगे कि पॉलिटी का एक प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा कि पॉलिटी के रिवीजन में मुझसे छूट जाए। टॉपिक वाइज 20 दिन में इसकी खाल सी पाड़ दूंगा, पॉलिटी ऐसे उतार दूंगा जैसे कि एकदम चमड़ी सी उतार के फेंक दूंगा। बस आपको ध्यान से क्लास देखनी है। रात को डेली 8 बजे क्लास में आना है, पसंद करना है, क्लास को लाइक करना है, विद्यार्थियों को शेयर करना है। दमदार तरीके से इस प्रकार की बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलेगी डेली रात को 8 बजे। हरीश भाई ज्योग्राफी कराएगा और मैं कराऊंगा आपको पॉलिटी। प्यारे बच्चे देखो, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस विद करण चौधरी पर। फंटास्टिक पीडीएफ डेली आप प्राप्त करेंगे। संविधान सभा का गठन किया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन, अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया गया था किस प्लान के अंतर्गत? प्यारे बच्चे ये प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, इसका सभी के सभी आंसर देंगे। सभी के सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। मैं एक बार क्लास को शेयर करता हूं, आप सभी जो है देखें मेरे प्यारे बच्चे इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सॉलिड, बहुत बहुत सॉलिड, बहुत बहुत सॉलिड मेरे प्यारे बच्चे। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया जा रहे हो। इसको एक बार मैं भी क्लास को शेयर कर देता हूं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैंने भी शेयर कर दिया क्लास को, आप भी क्लास को शेयर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, तब जाके आपको मजा आएगा। संविधान सभा का गठन किया गया था अंडर रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन, 1942 में आया। आप सभी जानते हैं गलत होगा। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान इसके अंतर्गत किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया, इसके अंदर नहीं हुआ था। माउंट बेटन योजना, इसके तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 मार्च 1946। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को मेरे प्यारे बच्चे। यह प्रश्न रिपीटेड है, अगली बार क्लास में हम सुधार करेंगे, ऐसे प्रश्न आपको नहीं दिखेंगे। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, अंतरिम सरकार जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं 1946 में चुनाव होकर अंतरिम सरकार बन गई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो प्यारे बच्चे, कैबिनेट मिशन प्लान जब भारत में आया तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भी अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ये 1946 में जब प्लान भारत में आया था। अंतरिम सरकार के पहले रेल मंत्री कौन थे? प्यारे बच्चे, आप कमेंट करके बताएंगे कि अंतरिम सरकार के पहले रेल मंत्री कौन थे। प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएं सभी के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट आपके नहीं सो रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट दिखाइए। मैं देखता हूं कमेंट, एक बार जरा रुक जाओ, थोड़ी समस्या चल रही है, कमेंट मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, आप बताएंगे अंतरिम सरकार के रेल मंत्री कौन थे। आप भी 66 की वॉचिंग आप लोगों ने खींची है बेटा, ये बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। जॉन मथाई आंसर दे रहे हैं। गुरुजी नमस्ते, नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। साउंड प्रॉब्लम नहीं है। आप बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये आपको बताना है। बताएंगे सभी के सभी, बताएंगे सभी के सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जॉन मथाई, बिल्कुल बढ़िया, जॉन मथाई एकदम करेक्ट है। जॉन मथाई भारत के पहले कौन से मेरे प्यारे बच्चे रेल मंत्री हुआ करते थे? जॉन मथाई। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपको अच्छे प्रकार से याद रखना होगा। अगले प्रश्न में चलिए। कैबिनेट मिशन योजना
1940 में भारत के लिए प्रस्ताव किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1940 के लिए भारत में प्रस्ताव किया गया था। बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार का प्रस्ताव किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर? आर्टिकल 74 पूछा गया था गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। जॉन मथाई बहुत बढ़िया। नरेश यादव जी बहुत सुपर कमेंट में आपके यहां पर देख ले रहा हूं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत सॉलिड। कमेंट थोड़ा बड़ा करो जिसे कमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब दिख रहे हैं। माई सर्च, बहुत बढ़िया। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत एकात्मक सरकार तो मना कर दिया था कि भारत में एकात्मक सरकार नहीं बनेगी। शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार, यह प्रोविजन नहीं किया गया था। शक्तिशाली केंद्र के बारे में बात 1935 के अधिनियम में थोड़ी बहुत हुई थी। कमजोर केंद्र के सहित संघात्मक सरकार 1940 में जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था, उसके माध्यम से भारत का यह मॉडल था कि भारत में बनाएंगे हम कमजोर केंद्र के साथ एक प्रकार से, और हम संघात्मक सरकार का गठन करेंगे। ये मैंने आपको यूपी एसआई की जब क्लास ली थी, आपकी जब क्लास लेता हूं बीपीएससी की, ये आपको मैंने पढ़ाया है कि 1940 के अधिनियम में कमजोर केंद्र की बात करी गई थी। बाद में हम लोगों ने कनाडा से इसको स्वीकार करके केंद्र को मजबूत कर दिया। ये कहा है संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का पृथक होना अधिकार था। ऐसा नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर है। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? तो प्यारे बच्चे, यहां से आपको उत्तर मिलेगा 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कब पहुंचा? 24 मार्च 1940 को। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के जाने प्रस्तावित किया गया था कि भारत एक क्या बनेगा। यह प्रस्ताव किया था कि भारत जो है एक कमजोर केंद्र का देश बनेगा और संघात्मक देश बनेगा, जिसका कमजोर केंद्र होगा और भारत की जो प्रवृत्ति होगी मेरे प्यारे बच्चे, वो संघात्मक प्रवृत्ति होगी। ये इसमें कहा गया था। अगले वाले में बात करें, बी आर अंबेडकर कह रहा है कि बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आपको बताना है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, आपने नाम सुना है, संविधान सभा में इनका निर्वाचन कहां से हुआ था? बताएंगे सभी के सभी कमेंट करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बताएंगे सभी के सभी इनका निर्वाचन कहां से हुआ था। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्शन, इनका निर्वाचन कहां से हुआ था? आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, यू आर माई गॉड सर, थैंक यू मेरे प्यारे भाई, लव यू। आप आंसर दें प्लीज। नरेश यादव बहुत बढ़िया, तेजवी सिंह सादावत आंसर दे रहा है ए। बहुत बढ़िया। देखो ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजिंग है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब ये संविधान सभा में निर्वाचन की बात करो, इसमें दो आंसर है। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर को पहली बार पश्चिम बंगाल से ही लाया गया था, और पश्चिम बंगाल में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक पार्टी थी जो मैंने आपको पढ़ाया था। उस पार्टी से पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत के आए थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बाद में ये पाकिस्तान में चली गई, तो बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जो पूना सीट थी, पूना सीट से एम जायकर को बिठाकर भारत की संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब को चुनाव जिता के लाया गया था। एक बात आप विशेष तौर पे याद रखेंगे, लेकिन जब भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है और आपके सामने दोनों अगर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ऐसी सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चे आप कभी भी जो आंसर देंगे वो ए नहीं देंगे, आप आंसर हमेशा बी देंगे। मेरी बात समझ गए? आंसर क्या देंगे? बी देंगे। जब आपसे पूछा जाए पूना, तो आप आंसर बी देंगे, क्योंकि ये इसका मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में, तो भारत की संविधान सभा में एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये इनका जो निर्वाचन हुआ वो पूना से हुआ था। आप उसको भूल जाओ, ये पश्चिम बंगाल से आए थे, उस बात को आपको याद करने की बिल्कुल प्यारे बच्चे आवश्यकता नहीं है, आप उसे बिल्कुल भूल सकते हैं। बेटा इस क्लास को शेयर करो और आगे बढ़ो। अब पूना से 21 लोगों को चुना गया था, 21 सदस्य। तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जब पूना से आए एम जायकर साहब की सीट पर बिठा के, तो इसका करेक्ट आंसर बी आयोग ने कई बार माना है। आप आंसर ए ना लगाएंगे, इस बात का विशेष तौर पर याद रखेंगे। अब फैक्ट देखो, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? किस प्रांत में हुआ था? शुरुआत की अगर आप बात करेंगे तो शुरुआत में ये पश्चिम बंगाल से हुए थे, लेकिन बाद में मैंने आपसे कहा तो आप आंसर क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे? पूना से हुआ था। आज थोड़ी सी क्लास में चीजें रिपीट कर रही हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? 21 सदस्य चुने गए थे
बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब यहीं से आए थे, इसीलिए आप इसका याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माती सभा में नहीं था? आपको बताना है, बहुत प्रकार के दल है, कह रहा है कि कौन सा दल, कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान सभा में नहीं था। जब मैंने आपको संविधान सभा पढ़ाया होगा तो संविधान सभा में 208 सदस्य कांग्रेस से और 73 थे मुस्लिम लीग से। फिर मैंने आपको पढ़ाया होगा बेटा 15, और 15 में मैंने आपको पढ़ाया होगा 8 निर्दलीय और 7 छोटी पार्टी से। अब आपके दिमाग का आपको इस्तेमाल करना है और फिर आपको बताना है कि संविधान सभा में कौन सी पार्टी से एक भी सदस्य नहीं था। बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया तेजवीर सिंह जी, बहुत बढ़िया। एक बार सभी के सभी बच्चे शेयर कर दो क्लास को, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मजा आए। इसमें बीपीएससी के विद्यार्थी हैं या नहीं है? कितने विद्यार्थी बीपीएससी वाले हैं? मैं दिन भर पढ़ाता हूं तुम्हें पेड बैचेस में, कितने विद्यार्थी मेरे पेड बैचेस वाले हैं? एक बार बेटा नोटिफिकेशन डाल दे, पॉलिटी रिवीजन, पॉलिटी फ्री रिवीजन क्लास एप्लीकेशन में नोटिफाई कर दो बच्चों को, पॉलिटी फ्री रिवीजन क्लास लाइव। सभी बच्चों को बता दो जो हमारे हैं, सभी बच्चों को, ठीक है? कोई बाद में ये ना कहे गुरुजी मेरा रिवीजन नहीं हुआ। बेटा मैं ना बहुत मारता हूं, भगवान कसम, मेरे बराबर कोई पीटेगा नहीं अगर ऑफलाइन में सामने आ जाओगे तो। इस उम्र पे भी तुम 25 साल के होंगे तब भी, पर पेपर ताश तभी करोगे। देखो हिंदू महासभा से ऑलरेडी संविधान सभा में मेंबर थे। हिंदू महासभा से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से मेंबर थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मैं आपको बता चुका कि जब डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से ही भारत की संविधान सभा में मेंबर बने थे। कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एकमात्र कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ लाहिड़ी, कई बार मैं बता चुका हूं आपको, कई बार जो मेरा ऑलरेडी बैच चल रहा है उस बैच में भी क्लियर कर चुका हूं, सोमनाथ लाहिड़ी एकमात्र कम्युनिस्ट नेता थे। ठीक है, तो उत्तर होगा लिबरल पार्टी से कोई भी मेंबर हमारी संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ये सारे के सारे आपके आंसर हैं। चलिए, हिंदू महासभा से बंगाल से सदस्य कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। हिंदू महासभा से बंगाल से मेंबर कौन थे, तो उत्तर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से मेंबर थे। हिंदू महासभा से बंबई से सदस्य कौन थे मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि बंबई से कौन प्रश्न थे। ठीक है, तो बंबई से भी एक प्रकार से देखोगे, बंबई से हिंदू महासभा में बंबई से कौन सदस्य थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बंगाल से सदस्य कौन थे, अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से हिंदू महासभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे। अगर आप बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे से पता नहीं कौन मेंबर थे, ये मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों डाला हुआ इन्होंने प्रश्न, ये लड़का भी हमारा इडियट है, समझ में नहीं आ रहा। कम्युनिस्ट पार्टी से बंगाल संविधान सभा के सदस्य कौन थे, सोमनाथ लाहिड़ी। ये प्रश्न थोड़ा गलत डाल दिया गया है, इसको एक बार सही कर लेंगे। यहां पर आपको डालना चाहिए कि संविधान सभा में एकमात्र पारसी, क्योंकि बंबई से कोई नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से ऑलरेडी आए थे और यही फेमस थे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है एकमात्र पारसी कौन थे, पारसी नेता, संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता, इससे प्रश्न आपके सामने बोलता है। तो बताइए पारसी नेता कौन थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेटा एक प्रकार से पश्चिम बंगाल से आए थे। एकमात्र पारसी नेता, हमारी संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता कौन थे, सभी के सभी कमेंट करके बताएं एकमात्र पारसी नेता कौन थे। पीएच मोदी, पढ़ाया ना इनके बारे में, पीएच मोदी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप चीजों को याद करो, बहुत बढ़िया। सोमनाथ लाहिड़ी, तो बेटा सोमनाथ लाहिड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। समझ में आ गई बात, नहीं आई? अगला वाला, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। प्रथम दिन से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत बढ़िया, आजाद भरत सिंह, राकेश गंगवार, नमस्कार मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछ रहा है संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे, तो आप कह सकते हो 11 दिसंबर को इन्होंने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी रहे नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इन्होंने ही संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करी थी। यह प्रश्न आपके सामने बन सकता है। इसका कारण क्या था? क्योंकि ओल्डेस्ट मेंबर थे, सर्वाधिक बुजुर्ग सदस्य कौन थे संविधान सभा के? सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने प्रस्ताव किसने दिया था? तो बेटा जेबी कृपलानी। पूछा जाता है कि आचार्य जेबी कृपलानी के कहने पर ये अध्यक्ष बने थे। ये प्रथा कहां से ली गई थी? तो फ्रांस से ली गई थी कि भारत की संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग आदमी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अब पॉइंटर है 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा इसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अगर आप अच्छे एग्जाम देते हो, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध, अनअपोज्ड। इनका किसी ने भी अपोज नहीं किया था और इनके प्रस्ताव संविधान सभा के अध्यक्ष ये बनेंगे, इस बात का प्रस्ताव 10 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में रखा गया था। 11 दिसंबर 40 को संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? प्यारे बच्चे हरेंद्र कोमर मुखर्जी। आप सभी जानते हैं HC मुखर्जी। ये संविधान सभा के कौन थे? उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? प्यारे बच्चे बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पहली बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। प्यारे बच्चों ये आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। ये वाला जो फैक्ट है ना, ये आपको हर पेपर में कंफ्यूज करता है, हर एग्जाम में प्रश्न पे पूछा जाता है और बच्चे इसका उत्तर देने में बड़ी संभावनाएं आपको देखने को मिलती है हमेशा। मतलब जितने बच्चों से मेरी बात होती है संविधान सभा की पहली बैठक को लेकर, हर बच्चा मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? कंफ्यूज होता है। इसका आज एक प्रूफ लेकर आया हूं मैं प्यारे बच्चे, एक प्रूफ लाया हूं। उस प्रूफ को आप सभी को दिखाऊंगा। इसके बाद क्या होगा कि आप सभी को एक बहुत जबरदस्त जो है एक बूस्ट आएगा, आपको लगेगा सर क्या बात है। ठीक है, तो लास्ट में एक प्रूफ दूंगा आपको संविधान सभा की बैठक का, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है पूरा, उसको आपको दिखाऊंगा अंत में। तो यही करेक्ट आंसर है। चलिए, संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो प्यारे बच्चे कौन थे संविधान सभा के जो सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ये तो होंगे नहीं बेटा। KT शाह संविधान सभा के ऊपर लिखने वाले थे। डॉक्टर BN राव, AK अय्यर, आप जानते हैं कौन थे? संविधान सभा के एक प्रकार से सचिव हुआ करते थे, अय्यर साहब। तो ये तो होंगे नहीं। ये कौन थे? BN राव। तो BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे और एक सिविल सेवक थे। कौन थे प्यारे बच्चे? सिविल सेवक। इससे प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछता है कि भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? उत्तर होगा BN राव। उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चे? BN राव। चलिए, संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किसने किया था? BN राव। सुनो, इनके प्रारूप में 294 आर्टिकल्स थे और प्यारे बच्चे इसमें 13 अनुसूचियां थी। 13 अनुसूची थी और BN राव ने 1947 में अपना प्रारूप पेश किया था और इन्हीं के प्रारूप पे विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर हुआ करते थे। राज्यों के लिए समझौता समिति किसे नियुक्त किया गया है? प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाता है कि राज्यों के लिए समझौता समितियों को कैसे नियुक्त किया गया था? इसके भी अध्यक्ष जो थे BN राव थे। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? BN राव। प्रांतीय संविधान समिति किसे नियुक्त किया गया? प्रांतीय संविधान समितियों के जो अध्यक्ष बने थे वो भी प्यारे बच्चे BN राव थे। प्रांतीय संविधान समिति, वैसे प्रांत के संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनकी अध्यक्षता में सारी चीजें होती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को असिस्ट करते थे बेनेगल नरसिंह राव। इनका नाम पूछ सकता है आपसे, पूरा नाम क्या है इनका? बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? सर बेनेगल नरसिंह राव, ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए बनते हैं। सर BPSC के लिए भी प्यारे बच्चे, BPSC के लिए ही है ये, आप BPSC UPSC सभी के लिए है। फर्स्ट, इसका पर्पज क्या है? जो बच्चा मुझसे पॉलिटी पढ़ चुका है, जो अब ऐसा तो नहीं है कि BPSC में
भारत के राष्ट्रपति मैं हूं, ऐसा तो नहीं है ना कि बीपीएससी सिलेबस में भारत के राष्ट्रपति नीतीश कुमार जी हो, बात तो एक ही है। तो बेटा संविधान सभा का रिवीजन चल रहा है और संविधान सभा के रिवीजन में सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसी प्रकार से मेरे बच्चे आपको याद करना है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, इसका आंसर क्या होगा? BN राव। आज अपने कंटेंट राइटर, कल मैंने मुर्गा बनाना है। इस गधे को बहुत चांस दे लिए, हर प्रश्न को रिपीट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 207। आंसर क्या होगा? 207। प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 207। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में उनकी जगह किसने ली थी? प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद संविधान सभा में किसने जगह ली थी? डीपी खेतान, आप लोगों ने नाम सुना है कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद संविधान सभा में जगह किसने ली थी? आप भी गौरव से रोज प्रैक्टिस कराइए सर प्लीज, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीटी कृष्णामाचारी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। आंसर क्या होगा इसका? टीटी कृष्णामाचारी, बहुत बढ़िया। प्रारूप समिति के सदस्य BL मित्र, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे? BL मित्र। किसने ली थी मेरे बच्चे? माधव राव। किसने ली थी? माधव राव। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको याद करने हैं। चलिए बेटा अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे बच्चे आज का टॉपिक है संविधान सभा। अगर आज आपने इसको प्यार दिया तो मैं आगे, देखो बड़ा चैनल पे तुम कुछ भी जाके हंग दोगे, इसका मतलब थोड़ी ना है कि बच्चा देख लेगा तो पेपर में आ जाएगा, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। इसीलिए छोटा चैनल सही हमारा, लेकिन अधिक से अधिक बच्चा देखेगा तो बेनिफिट मिलेगा। आप क्लास को देखो, शेयर करो। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे बच्चे ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आपके सामने देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। कौन थे? देखो पंडित नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो पंडित नेहरू तो आंसर होगा नहीं। अब आपसे पूछा है मौलिक अधिकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत में मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे और डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। समझो मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका आंसर होगा JB कृपलानी। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? JB कृपलानी। ये संविधान सभा के उप समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, हरेंद्र कोमर मुखर्जी। ये संविधान सभा की उप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में संविधान सभा की अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो प्यारे बच्चे प्रारूप समिति ने रिपोर्ट पेश की थी अपनी अक्टूबर 1948 में। अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति ने पहली बार अपनी रिपोर्ट पेश की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। गुड बेटा, गुड। सभी के सभी क्लास को शेयर करते रहें और बेहतरीन तरीका से क्लास को बच्चों को पहुंचाएं, अधिक से अधिक बच्चों की संख्या बहुत कम है और अधिक शेयर करें। मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपको पता है मैं क्यों ऐसी बातें बोल देता हूं यार? सिंपल तरीका से टीचर GS के 50 क्वेश्चन करा रहा है, उसकी वॉचिंग आ रही है 2.3 के, ठीक है भाई साहब? वो जितना पढ़ाता है तो हम फैला देते हैं, लेकिन फिर भी चैनल छोटा है, आप इसे बड़ा करोगे तब मजा आएगा। नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाने का, सीरियसली मेरा मन करता है सरकारी नौकरी कर और भाड़ में जान दे। पर आपके रिजल्ट के बाद, इन चीजों के बाद और ज्यादा बेटर मन करता है कि आप पास हो जाएंगे, कुछ कर पाएंगे। आप शेयर वेयर किया करो, बच्चों को बताया करो, तब जाके कुछ चीजें बनेंगी। नहीं तो मैं भी फिर चैनल पे तुम समझ जाओ इसी प्रकार से लगा दूंगा टीचर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि आपको बताना है कि वाई द डेट ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज क्यों लिया गया था? इट वॉज कंसिडर्ड एज द टू बी ऑस्पिशियस डे, एक शुभ दिन था, या इस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को
1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था? उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न बीपीएससी वाले ही है। ऑप्शन ई इसमें इसीलिए नहीं है क्योंकि इंग्लिश हिंदी में बड़ी टाइपिंग पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए इसमें ऑप्शन ई नहीं है। मैंने सुना है आप हमारे क्षेत्र से हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल करंट अफेयर्स पॉलिटी करा दीजिए, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है, पक्का मेरे प्यारे बच्चे। इधर देख, इधर देख, 26 जनवरी को संविधान सभा में लागू करने का कारण क्या था मेरे प्यारे बच्चे? एक शुभ दिन नहीं था, ये शुभ दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद किया गया था, ये एक शुभ दिन था। ये लॉर्ड माउंटबेटन को लगता था कि 15 अगस्त के दिन उन्होंने पाकिस्तान मतलब वो जापान पर जीत हासिल की थी, इसीलिए वो एक शुभ दिन था। लेकिन 26 जनवरी 1950 ये तो भारत छोड़ो भी नहीं है। इस तारीख को 1930 में कांग्रेस ने लाहौर नदी में, मतलब लाहौर में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, पूछ लेता है कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यही कारण था मेरे प्यारे बच्चे, ये आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। इसकी शपथ ली थी 1929 में। अब यहां देखो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि 1930 में हम मनाएंगे भारत का स्वतंत्रता दिवस। कह रहा है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को कौन से दिवस के रूप में मनाया है? 26 जनवरी को किस दिवस में मनाया है? इसको मनाया है भारत का स्वतंत्रता दिवस। यहां से भी प्रश्न आपके सामने पूछ लेता है। गणतंत्र, देखो आज वर्तमान में अगर आप बात करोगे तो 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। और 15 अगस्त क्या है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। अरे हाँ या ना? लेकिन ये पहले मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। आधा बच्चा यहां पर गलती कर देता है, बच्चे को नहीं पता कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। बच्चे को लगता है कि 26 जनवरी गणतंत्र होगा, बच्चा यहां पर गलती करता है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी मेरे प्यारे बच्चे। इससे मुझे याद आया, इससे कभी के प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम में, आप याद रखेंगे। संविधान सभा में यहां से प्रश्न बनता है, एकमात्र देसी रियासत की महिला, जो देसी रियासत थी इससे एकमात्र महिला थी जिसका नाम था मैडम एनी मस्करीनी। मैडम एनी मस्करीनी। प्रश्न पूछ लेता है, एकमात्र एससी महिला, एससी, ठीक है, एससी या एसटी, तो आगे कभी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये केरला से थी, केरला से। एनी मस्करीनी कहां से थी मेरे प्यारे बच्चे? त्रावणकोर से। कहां से थी मेरे प्यारे बच्चे? त्रावणकोर। तो एकमात्र देसी रियासत की महिला एनी मस्करीनी। एकमात्र अनुसूचित जाति की महिला जिसका नाम था बेलायुधन, दच्छायणी बेलायुधन, इसका नाम था दच्छायणी बेलायुधन। एकमात्र संविधान सभा में ऐसी महिला थी जो एससी महिला थी मेरे प्यारे बच्चे। बहुत अच्छे प्रकार से प्रश्नों को याद रखना है और समझना है बेटा। चलिए अगले वाले में, अगला वाला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है? बड़े ध्यान से बेटा प्रश्न को पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। चलिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा कथन किसका है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कथन है। और कथन हमेशा डबल कॉमा पूछे जाते हैं। पूछ रहा है ये कथन किस वैज्ञानिक का है? बी आर अम्बेडकर, एम बी पायली, अलेक्जेंड्रोविस या केसी वीहर, ये किसका कथन है? ये आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया, मैं आपकी वजह से नौकरी लगा हूं, मैं आपके जैसा यूट्यूब पर पॉलिटी का नहीं पढ़ा, प्लीज सर आप हमेशा पढ़ाना। रवि शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा इसका कमेंट, देखा रवि शर्मा का कमेंट, हाईलाइट करो, इसका कमेंट हाईलाइट करो बेटा, तू और बड़ी नौकरी लगे, कमेंट हाईलाइट करो, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, आप और बड़ी नौकरी लगे इसी प्रकार से। पिन नहीं कराते, हाईलाइट कराने का अलग ऑप्शन है, सीख लो या तो फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, इसी प्रकार से आप नौकरी लगते रहे सर मैं आपकी। बहुत बढ़िया। जीएस विद करण चौधरी मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे प्यारे बच्चे। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं चलाना था, सीखो ना, फिर हाइड क्यों कर रहे हो? देखो हाइड कर रहे हो तुम अभी के भी।
चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा केसी वियर। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? केसी वियर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? केसी वियर बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा? केसी वियर। तो केसी वियर ने बोला था कि भारत का जो संविधान है बेटा वो अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य का संतुलन स्थापित करता है। चलिए देखते हैं किसने कहा था कि यद्यपि हम संविधान को स्थायी और ठोस बनाना चाहते हैं। यह बात किसने बोली थी कि हम भारत के संविधान को स्थायी लेकिन ठोस बनाना चाहते हैं? ये किसने कहा था? ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट था बताओ मेरे प्यारे बच्चों? तो ये कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर बोलते थे कि हम भारत के संविधान को स्थायी लेकिन कठोर बनाना चाहते हैं। किसके अनुसार भारतीय संविधान की कठोरता का कारण यह है इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होने के साथ विस्तृत है। ये प्रश्न इस प्रकार के जो आपसे पूछे जाएंगे, किसी अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी अच्छे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं। आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये भी स्टेटमेंट भी विद्वान प्रक्रिया, देखो ये स्टेटमेंट भी डॉक्टर अंबेडकर का है। ये भी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था हमारे संविधान के संबंध में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब इसे बोलते हैं आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये हमने कहां से लिया है? आप सभी को पता है जापान से लिया गया है। जापान, कहां से लिया गया है? जापान से। प्यारे बच्चे जापान से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जापान से लिया गया। चलिए भारत में स्वतंत्रता के पश्चात देखो 3 प्रकार की प्रक्रिया है, आप घबराना मत। 3 प्रकार की प्रक्रिया है। एक है विधि के समक्ष समानता, कभी घबरा मत जाना, गुरुजी बताए को नहीं, सुनो ध्यान से। एक है बेटा विधि के समक्ष समानता। अब से पूछता है विधि के समक्ष समानता, तो सुनिए विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता वाला जो प्रोविजन है ये हमने कहां से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। एक है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ये 3 है। तो आप घबराना मत, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से लिया है। इसलिए तीनों में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसी अकॉर्डिंग आंसर करके चलना है। अगला प्रश्न आपके सामने, Who was the law minister in the first cabinet post independent India? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप इसका करेक्ट आंसर देंगे। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, तो ये तो प्रारूप समिति के सदस्य थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी प्रारूप समिति के मेंबर थे। एसपी मुखर्जी ये थे नहीं। अब आपको बताना है कि भारत का पहला कानूनी मंत्री कौन था? बलदेव सिंह, आप जानते हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान में पहले भारत के कानूनी मंत्री थे बेटा, कानूनी मंत्री थे। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो अगले प्रश्न कहां से मिलते हैं? देखो समाज समता संघ की स्थापना किसने की थी? इतने अच्छे प्रश्न है बेटा, आज आपको मजा आएगा। समाज समता संघ की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चे डॉक्टर अंबेडकर। आपसे पूछता है कि समाज समता संघ की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा डॉक्टर अंबेडकर। बहुत ही प्यारी संस्था है, इसकी स्थापना की थी। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न किसे अलंकृत किया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को 1990 में मेरे प्यारे बच्चों भारत रत्न दिया गया था। यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको रिपीट करना है, बार बार आप इसको याद करोगे तभी आपको मजा आएगा। विधानसभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस करने के दौरान वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत किसने की थी? मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब था डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसकी बात करी थी। डॉक्टर अंबेडकर साहब ये कह रहे थे कि अगर आप वयस्क मताधिकार नहीं चाहते हैं तो 15 साल के लिए आप इसे स्थगित कर दें, उसके बाद शुरुआत कर देंगे। लेकिन ये बात मनी नहीं, तो वयस्क मताधिकार हमारे संविधान में पहले से ही जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत काम की बात नहीं है,
पर आप कह सकते हैं ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछ ले समाज समता संघ की स्थापना कब की थी, 1927 में, 1927 में मेरे प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की थी। कई बार इससे प्रश्न आपके सामने बनता है, सर थोड़ा इंग्लिश भी यूज करो प्यारे बच्चे, पक्का। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच कंट्री, आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रभावित है। प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार की क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट कर दो, एक बार दिल बना के भेज दो कि गुरुजी इस प्रकार का जो कंटेंट मैंने आज सोचा है कि ये एक क्लास, इसके पीछे इस प्रकार से वन लाइनर, ये मेथड आपको पसंद आया या नहीं आया। आज थोड़ी प्रिपरेशन जो है, पहली बार क्लास है तो टीम थोड़ी वन लाइनर को अच्छे से अरेंज नहीं कर पाई, कल से तो और धुआं उड़ा देंगे, बेहतरीन वन लाइनर जो आपके पेपर में सीधे दिखेंगे। सभी दिल बना दो, मजा आया, और वॉचिंग तुरंत 100+ कर दो, क्योंकि वॉचिंग जिस प्रकार से डाउन जा रही है ना, इस प्रकार से मुझे मजा नहीं आ रहा है बेटा, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, मुझे 1% मजा नहीं आ रहा है इसमें। पहली बात तो हमारी टीम है ना, जो एसईओ कर रही है, इसको भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत सॉलिड। सभी के सभी शेयर करें, एक एक बच्चा 4-4, 5-5 बच्चों को क्लास शेयर करे, तभी इसको आगे बढ़ाएंगे और तभी इसमें मजा भी आएगा। एक एक बच्चा 4-4, 5-5 बच्चों को क्लास क्या करे, शेयर करे मेरे प्यारे बच्चों। क्लास को भी कभी शेयर करो बेटा सभी को, तभी कुछ ज्यादा अच्छा फील आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, मैं शेयर करने की बोल रहा हूं, तुम लोग छोड़ के जा रहे हो। बहुत बढ़िया। चौहान, चंदन सिंह चौहान, ए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। इसमें कितने बच्चे बीपीएससी वाले हैं? कल इन्हें क्लास में पढ़ूंगा पकड़ के, फिर मैं कितने बीपीएससी वाले हैं भाई, बताइए, बताओ कितने बीपीएससी वाले हैं? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संविधान की प्रभावित है? संविधानात्मक व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम कैसा है, एकात्मक देश है, ये एकात्मक देश है, तो इससे कोई भी प्रभावित नहीं है, ये आपको समझना है। यूएसए, ये आपको पता है, ये संघात्मक व्यवस्था की बात करता है, लेकिन इसका संघ में शक्ति कम है, इसमें राज्य अधिक शक्तिशाली है, और भारत वाले में राज्यों के पास पावर कम है, इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली है। ये बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए, तो आयरलैंड आंसर होगा नहीं, अगले वाले में चलो। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहां से प्रभावित है? देखो, अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और ये कनाडा से प्रभावित है, कनाडा से लिया गया हमारी कंट्री में। मूल अधिकार न्यायपालिका स्वतंत्रता कहां से प्रभावित है? मूल अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे कंट्री में अमेरिका से, यूएसए। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए? आप जानते हैं डीपीएसपी हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से। ये बात आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। कितना बच्चा बीपीएससी वाला था इसमें? था है? कब आया बच्चा बीपीएससी वाला है? एक भी नहीं है? चलिए, कल से इनकी क्लास बंद कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं है, आप बाद में हल्ला मचाते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य अमेरिकन संविधान से। बताएं मेरे प्यारे बच्चे, बताएं सभी के सभी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? देखो, अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, कहां से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? प्यारे बच्चे, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में अमेरिका से लिए गए। ब्रिटिश में मौलिक कर्तव्य दिए गए थे 1215 में, वहां के राजा किंग जॉन ने, लेकिन अमेरिका के संविधान से लिए गए 1789 में। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने लिखित तौर पर अपने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। रूस होगा नहीं और फ्रांस होगा नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में, कहां कहां से क्या क्या लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है? अरे हाँ या ना? आपसे पूछा जाता है 86 में संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, पूछ रहा है संविधान संशोधन प्रक्रिया
भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पूछ रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? प्यारे बच्चे, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। बात समझ में आ गई? पूछ ले रूस से क्या लिया गया है? रूस से ये मौलिक कर्तव्य पूछा है, अधिकार पूछा है, मौलिक कर्तव्य पूछा है, तो इसका आंसर रूस होगा ना। मौलिक अधिकार लिए गए थे ना वहां से, मैं मौलिक अधिकार बता दिया हूं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य पूछा है तो आंसर क्या होगा? रूस के संविधान से मेरे प्यारे बच्चे, रूस के संविधान से। अगर मौलिक अधिकार होता फंडामेंटल राइट तो आप क्या उत्तर मारते? अमेरिका। मौलिक अधिकार 1789 में अमेरिका में पहली बार आए थे, तो मौलिक अधिकार, ठीक है। ये क्या पूछा है? मौलिक कर्तव्य। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? 42वां, 86वां, अफ्रीका और ब्रिटेन, ये इसके करेक्ट आंसर है। आपको अच्छे से याद करना है। बहुत बढ़िया। रशिया आएगा सर जी? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत बढ़िया। मौलिक कर्तव्य पूछ रहा था, हमने मौलिक अधिकार पढ़ दिया। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन इज द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर द लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पूछ रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? आपको पढ़ा चुका, किस संविधान से लिया गया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, बताइए। क्या सर 10 लोगों को मैं लेके आया हूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही तो कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेके आओ भाई और बच्चों को प्लीज, सभी के सभी। बहुत बढ़िया, शेयर करो और बच्चों को लेके आओ। जबरदस्त जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चे, आपकी संख्या बढ़ चुकी है। बस बार बार इसी तरीका से क्लास में आए और तब जाके थोड़ा सा माहौल बनता है क्लास में, तब जाके माहौल बनता है। बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत सॉलिड, सभी के सभी क्लास में आए एक बार। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सॉलिड बेटा। अब आप शेयर करो, मैं किसी को क्लास शेयर नहीं करूंगा आज के बाद, ये शपथ खाता हूं। कोई क्लास आज का मैं शेयर नहीं करूंगा। जिसको आना है वो आएगा, नहीं आना है मत आए। मुझे गुस्सा आता है, मेरा आत्मसम्मान गिर जाता है, उसे चोट पहुंचती है। मैं शेयर करने के लिए बैठा हूँ। 6600 ग्रेड पे की नौकरी है मेरी, सरकार ने इतनी अच्छी तनख्वाह दे रखी है मुझे, मैंने शेयर करूंगा आज के बाद। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता किस संविधान में उद्धृत है? तो कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की बात करोगे तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, समानता और बंधुत्व का जो नारा आप लगाते हैं वो हमने कहां से लिया? फ्रांस से लिया है। और कनाडा जो है ये संघात्मक प्रवृत्ति के बारे में बात करता है, ये हमने कनाडा से देखा है, ठीक है। चलिए, वन लाइनर क्या कहता है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये बोलता है अनुच्छेद 14। इसमें दो प्रकार के कॉन्सेप्ट है। बोला विधियों के सामने सभी समान है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन कहां से लिया गया है? प्यारे बच्चे, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को हटना जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को निलंबन की शक्ति किस देश से प्राप्त है? तो प्यारे बच्चे एक ही बात है, मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति जर्मनी के संविधान, जर्मनी के बीमर संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। जर्मनी के बीमर संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जबरदस्त, ठीक है। बात समझ में आ रही? चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज आपका चैप्टर नंबर 1 जो है उसका रिवीजन 100% कंप्लीट होगा, 100% कंप्लीट होगा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन, कुछ नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए बताते चलिए और खींचते चलिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, बतख, तोता, आपसे पूछा जा रहा है। देखो, भारतीय वन्य जीव प्राणी, भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम आप लोगों ने सुना होगा, या वन्य जीव प्राणी अधिनियम 1972 का एक्ट है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में वन्यजीव प्राणी एक्ट कौन से, वन्यजीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 का एक्ट है। आपसे पूछता है कि भारत में राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पीकॉक, जिसे आप बोलते मोर, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। इसे प्रश्न आपके सामने बनता है बेटा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आगे देखो, भारतीय वन्यजीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब का एक्ट है? 1972 का एक्ट है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, याद रहेंगे। राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय फल,
और राष्ट्रीय फूल। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो बेटा उत्तर होगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आम है, मैंगो जिसे आप कहते हैं आम, आम हमारा राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल मेरे प्यारे बच्चे, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। आपसे पूछ ले राष्ट्रीय वृक्ष, आपसे पूछ ले राष्ट्रीय वृक्ष, तो मेरे प्यारे बच्चे अशोक, अशोक जो है ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने देखते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या है? कुछ भी नहीं है, इनको आप उड़ा सकते हो। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कमल, कमल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिव्या गुप्ता ने तो आम ही भेज दिया, कुछ खाने के लिए भेज देना। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? राजकीय चिन्ह, अब वो कौन है हमारा? तो सारनाथ से लिया गया है। आप सभी जानते हैं सारनाथ स्तंभ से लिया गया है हमारा राजकीय चिन्ह। आपसे पूछ रहा है इसे कब स्वीकार किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप बताइए ये क्या है? तो प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया था। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय गीत, चलो मैं आगे देखता हूं इसमें अगर होगा, तो इसमें नहीं है, चलो मैं बता देता हूं। राष्ट्रीय गीत याद रहे, राष्ट्रीय गीत ये कब हुआ? तो ये हुआ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत। आपसे पूछे राष्ट्रीय गान, तो गान भी 24 जनवरी 1950 को, आज ही मैंने पेड बैच में पढ़ाया है। और झंडा, झंडा कब हुआ? 22 जुलाई 1947 को, 1947 को। भारत के राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 24 जनवरी 1950 को। अब प्यारे बच्चे वन लाइनर प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं कब गाया गया था? 1896 में, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान कब गाया था? 1911 में। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। झंडा 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान में स्वीकार किया गया। प्यारे बच्चे भारत का राज चिन्ह कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। इसमें सारनाथ। चलिए, अशोक स्तंभ किस संग्रहालय में रखा गया है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अशोक स्तंभ किस संग्रहालय में रखा गया है? मैं पूछ रहा है ये किस संग्रहालय में रखा गया है? तो ये कहां रखा गया है? सारनाथ। आप जानते हो सारनाथ संग्रहालय में इसको रखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? देखो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? इसमें 24 मेरे प्यारे बच्चे तीलियां हैं। और ये किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है, जस्टिस। हमारे बाबा एक कहानी कहते थे कि भैया माया की चक्की चल रही है, कोई कट मत जाइयो भैया। माया की चक्की चल रही है, न्याय का चक्र चल रहा है, कोई कट मत जाइयो भैया। तो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र जब घूमता था तो न्याय के लिए घूमता था। उसी प्रकार से मेरे शेरों, उसी प्रकार से भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, वो भी चक्र जो है वो 24 तीलियों के साथ न्याय के लिए घूमता है, कहता है न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है बेटा, संपूर्ण राष्ट्रगान वादन काल क्या है? देखो राष्ट्रगान 1911 में पहली बार गाया, आपको पता है सभी को। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल क्या है ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चे। ये कब, देखो पूछ लेता है, बताइए क्या है इसका उत्तर? क्या होगा? 50 सेकंड, 45, 52 सेकंड। ये छोटे छोटे प्रश्न है, मैं आपको पॉलिटी का रिवीजन करा रहा हूं। तो मेरी पॉलिटी में किसी की औकात नहीं है कि घुस जाए, ना जीके वाला ना जीएस वाला, कोई वाला। मेरी सब्जेक्ट को मैं पकड़ के निचोड़ूंगा ऐसे करके, तो एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं। पॉलिटी का रिवीजन का मतलब क्या है? पॉलिटी का रिवीजन, जब मैं पहले कह चुका, आप इंडिया के किसी भी टीचर से पढ़े हो, लेकिन आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा पॉलिटी का। आज पहली क्लास है, बहुत सारी चीजें छूट जाती है। अभी मुझे नजर आ रहा है कि इसमें संविधान सभा, संविधान को किसने लिखा,
प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, हिंदी वाक्य किसमें लिखा, इंग्लिश में कब लिखा, हिंदी में कौन से आर्टिकल में दिया है कि हिंदी पब्लिश होगा, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से हिंदी को पब्लिश किया गया, इसमें नहीं है प्रश्न, आगे देखेंगे। चलिए बेटा, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911 में राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछ लेता है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था। पूछ लेगा कहां गाया गया था, तो कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है बेटा। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता हैं प्यारे बच्चे। राष्ट्रगान पूरे गीत में कितने पद हैं बेटा? ये मान के चलो, ये प्रश्न आपके सामने कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रगान के पूरे गीत में कितने पद हैं प्यारे बच्चे। इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। ये प्रश्न मैं इसीलिए बोल रहा हूं, इसलिए रुका जिससे कि आप आंसर दे सके। ये प्रश्न ऑलरेडी इसको यूपी पुलिस में पूछा गया है और इसको बिहार के एसआई के पेपर में पूछा गया है। राष्ट्रगान में 5 पद हैं। कितने पद हैं मेरे प्यारे बच्चे? 5 पद जो है आपको राष्ट्रगान में देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा जो है। अगर पूछ ले कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान गाया गया था। ये डेट भी एक बार पूछी गई है कि प्रथम बार कब गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को गाया था पहली बार। चलिए अगले में देखिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या है? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? वाह मेरे डार्लिंग, क्या पूछ लिया रे, बल्ले बल्ले। चलिए देखो, 1948 में जब संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ, 1948 में, तो संविधान के प्रारूप के वाचन हुए। इसके कितने वाचन हुए? इसके 3 वाचन हुए। पूछ रहा है कि संविधान सभा का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तृतीय वाचन मेरे प्यारे बच्चे, तो आंसर आप पहले देंगे। सर मंतोष सर मूवी शिक्षा में आ गए हैं। बिल्कुल भाई, एग्जामपुर के लवर मंतोष मिश्रा सर अभी मूवी शिक्षा में आ गए हैं और बहुत जल्दी मैथ के सुपरस्टार भी मूवी शिक्षा में आने वाले। सुपर टीचर 1 नंबर, और बहुत जल्दी और भी अध्यापक आपको मूवी शिक्षा में देखने को मिलेंगे। सीटेट का धमाका, और 27 तारीख को मूवी शिक्षा पे लगने वाला है सेल्स का मेला। सेल्स का मेला, तो सेल्स के मेले में बैच आपको बहुत सस्ते मिलेंगे, बहुत सस्ते, आप सोच भी नहीं सकते। तो 27 तारीख, 26 तारीख, हाँ 26, 27, 28, 29, 30, 3-4 दिन आपको मैथ्स का मेला में एंजॉय करना है। तो प्यारे बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कब लगा? 14 नवंबर से 14 नवंबर 1949। आप जानते हैं 14 नवंबर 1949 ये क्या है? तृतीय बैठक का क्या हुआ था? शुरुआत हुई थी। प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रहे। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रस्ताव किसने पेश किया था? देखो अभी सारे वाचनों के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये प्रस्ताव था डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने ये प्रस्ताव पेश किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड द असेंबली बी पास्ड, इसी के नाम से भारत के संविधान का अंतिम ड्राफ्ट था। संविधान सभा का प्रथम वाचन शुरू हुआ 4 नवंबर 1948 से। देखो मैं यहां लिख देता हूं, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 के बीच में ये प्रथम वाचन था। संविधान सभा का दूसरा वाचन शुरू हुआ 15 नवंबर 1948 से लेकर मेरे प्यारे बच्चे 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। और संविधान सभा का तीसरा वाचन था मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा वाचन था जो आपको भी एग्जाम में पूछा गया है, वो था मेरे प्यारे बच्चे 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में। प्यारे बच्चे ये 3 वाचन थे। ये आप जो यहां पर देख रहे हो ये प्रथम वाचन है, ये प्रथम वाचन है, ये मेरे प्यारे बच्चे द्वितीय वाचन है, और ये मेरे प्यारे बच्चे तृतीय वाचन की तिथि है। आपसे पूछा जाए संविधान सभा का सबसे लॉन्गेस्ट वाचन कौन सा था,
तो दूसरा वाचन सबसे लंबे समय का था, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, कितना लंबा, 11 महीने का, 11 महीने का। संविधान सभा को अंतिम बार कब वाचन हुआ या पढ़ा गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अंतिम वाचन हुआ। संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया था? इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चे 26 नवंबर 1949। अंतिम वाचन के समय पर ही संविधान को पारित किया गया था। थर्ड वाचन चेक करें, थिंक 17 नवंबर से 26 नवंबर हुआ था। राघव ठाकुर, तुम्हारा दिमाग खिसक गया है बेटा, ऐसा नहीं है। तीसरा वाचन 15 नवंबर से और 17 अक्टूबर 1949 दूसरा, और 14 नवंबर से 26 नवंबर हुआ तीसरा। देखो कंफ्यूज मत किया करो खुद को, इसका एक तरीका है, ऐसे याद करो, ये बनाओ, ये बनाओ, ये करके दिखाओ, मुझे ये करके दिखाओ। 4 नवंबर 1948, ये देखे, 9 नवंबर 1948, कंफ्यूज मत हो जा। यहां देख मेरे प्यारे बच्चे, 15 नवंबर 1948, यहां देख 17 अक्टूबर 1949, ये देख पूरे कितने महीने हो गए? 11 महीने। कितने हो गए? 11 महीने। ये क्या है? सबसे छोटा। अरे हाँ या ना, बोलो हाँ। ये देखो 15 नवंबर हो गया, 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। अरे बोलो रे बेटे, हाँ या ना। ये कौन सा है? ये है अंतिम, ये है लास्ट वाचन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अगर बैठक पूछे तो उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। इस प्रकार के प्रश्न आपको तोड़ने बेटा, बेहतरीन तरीका से तोड़ने हैं, कुछ नहीं है इनमें। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने कौन सा है? अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा है? संविधान निर्माती परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे बच्चे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर क्या होगा? राजगोपालचारी थे नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जहां पर भी लिखा रहता है जेबी कृपलानी, प्यारे बच्चे 100% फर्जी किताब है, ये कभी नहीं रहे। जेबी कृपलानी कभी नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर प्यारे बच्चे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। समझिए भारतीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चे 22 जुलाई 1947 को झंडे को स्वीकार किया गया। भारतीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? प्यारे बच्चे सुनो, अगर पूछता है कि भारत के संविधान को किसने डिजाइन किया है ध्वज से पहले, तो प्यारे बच्चे आंसर होगा प्रेम बिहारी ने भारत के संविधान को हाथ से लिखा। प्यारे बच्चे प्रेम बिहारी। नंदलाल बोस, प्यारे बच्चे नंदलाल बोस ने भारत के संविधान का डिजाइन तैयार किया। डिजाइन। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया मेरे प्यारे बच्चे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डिजाइन किया पेंगोली वेंकैया। ये डिजाइन किसका है? तो पेंगोली वेंकैया का डिजाइन है मेरे प्यारे बच्चे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको विशेष तौर पे क्या करेंगे? याद रखेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। वॉचिंग कम आ रही है, इस वॉचिंग को देख के मेरा दिल दुखी हो जाएगा और फिर तुम कहोगे गुरुजी क्लास छोड़ के भागे। भगवान कसम मैं क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा किसी भी कीमत पे, ठीक है? क्लास छोड़ के मैं भाग जाऊंगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। आप इस बात को देखो, वॉचिंग करो जल्दी से जल्दी। 200 यार 2 पॉइंट के तो थर्ड क्लास चपरासी रहे, एग्जाम पास नहीं कर पाए, उनकी वॉचिंग आती है 2000। हम प्रोफेसर, हमारी वॉचिंग नहीं आ रही 200। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है हम खराब पढ़ाते हैं, वो बुड़बक अच्छा पढ़ाते हैं, तो जाओ ना उन्हीं बुड़बक से पढ़ लो, हमारा जरूरत कहाँ है वे। चलिए तो इस प्रकार से समझो। हाउ वर द मेंबर्स इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? पता है मेरे प्यारे बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो बच्चे निकल लेते हैं गुरुजी खल्लास करे दे रहे हो, नहीं तो अभी वॉचिंग बड़ी अच्छी चल रही थी। बहुत बढ़िया, करो शेयर। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? डायरेक्टेड बाय द पीपुल नहीं,
देखो संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ प्यारे बच्चे 1946 में हुआ, तो जनता ने इनका चुनाव नहीं करा था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन नहीं होगा, भारतीय राज्यों के शासकों का नामांकन नहीं होगा, प्रांतीय सभाओं के सदस्यों के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट है। देखो 1585 मेंबर चुने गए थे प्रांतीय सभा से, और प्रांतीय सभा के सदस्यों में से 389 सदस्य जो भारत की संविधान सभा के लिए थे वो थे, लेकिन 389 में से 296 मेंबर थे इलेक्टेड, जिसे आप कहते हैं निर्वाचित, और 93 सदस्य थे मनोनीत। कैसे थे मेरे प्यारे बच्चे? मनोनीत। तो आंसर क्या होगा? प्रांतीय सभा के सदस्यों के द्वारा, नॉमिनेटेड बाई आईएनसी। गलत संदीप साक्या जी, यू आर वेरी वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं है। चलिए बढ़िए प्रश्न में, अगला प्रश्न ये क्या कहता है, कैबिनेट मिशन तहत संविधान की सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कैबिनेट मिशन प्रणाली के तहत संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा देखो 389 थी, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर था, ये आपको याद रखना है। पूछ रहा है कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा ये भी 1946 में हुई थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार की बात करी थी, ये आपको समझना है। किसके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई? किसके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई? तो उत्तर जानते हैं, श्री JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई थी 1946 में, जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, बड़े बेटा आगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, समझो प्रश्न को तोड़ो। आज मुझे पहली बार ये महसूस हुआ है कि तेज पढ़ाना, मैं कितने फैक्ट पढ़ा सकता हूं, पर मैं अपनी ऐसी रणनीति चाहता नहीं था। जिस दिन मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया ना, और जिस दिन मैंने जीके जीसो करंट अफेयर्स में ले लिया, पर हावड़ तोड़ मुझसे आता नहीं है, भगवान की कसम खाल की तरफ फाड़ दूंगा मैं। जिस दिन मैं करंट अफेयर्स में उतर गया, जीके को लेकर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी को मिक्स करके अगर डाल दिया मैंने, तुम देखना। लेकिन समस्या क्या है, ज्यादा तेज पढ़ाने से ऐसा लगता है बच्चा भाग जाएगा क्या, पता नहीं, कुछ लोग पढ़ा लेते हैं। ठीक है, मैं उत्कर्ष में भी था तो कहीं मैंने बहुत फास्ट नहीं पढ़ाया, समस्या होती है यार, बच्चे ही तो है, देख रहा है, कौन सा मुझे नाचना होगा इसके सामने कि भाग जाएगा, भागे तो भाग जा, भाड़ में जा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? अंगीकृत, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कब किया गया? तो भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 15 नवंबर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। आप मेरी बात समझ रहे हैं? संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको समझ सकते हैं। और अगर आपसे पूछे कि संविधान को आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है पार्शियली, कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्शियली कब स्वीकार किया गया? संविधान पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यू आर वेरी मच अवेयर, आपसे पूछे आंशिक रूप से, तब आपका उत्तर क्या होगा? ये आपका आंसर होगा 16 आर्टिकल, 16 अनुच्छेद इस दिन स्वीकार किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। आपसे पूछे गुरुजी वो 16 आर्टिकल क्या थे, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 60, 324, 366, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ले बेटा अब तू इन्हें गिन ले, ये आर्टिकल है जो लागू किए गए थे। 5, 1, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ही हुए तो भाई, एक कौन सा फूट गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 379, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 60, 324, 367 छूट गया, 367, 367 इसको भी लिखेंगे। ये आपके आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चे 16। सर अब क्लास ऑफ कर दिए क्योंकि आप विद्या एजुकेशन में क्लास स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे से ही पढ़ रहे हैं, बैटरी लो हो गया है सर,
आज क्लास ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आप वॉचिंग खींचते रहिए, पूरी पूरी टाइमिंग मुझे खत्म करनी है तब तक, ठीक है बेटा। ये आपके आर्टिकल है, यहां से प्रश्न आपके सामने बनता है 367, बिल्कुल ये देखो, अब समझो बेटा, संपूर्ण संविधान निर्माण में कितना समय लगा, संपूर्ण संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, संपूर्ण संविधान, तो बेटा कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अंतरिम रूप से संविधान में अनुच्छेदों की संख्या क्या थी, आपसे पूछ रहा है अंतरिम रूप से, तो यहां पर आंसर होगा 395 आर्टिकल थे भारत के संविधान में, आज बढ़ गए। संविधान के प्रारूप में संशोधन के लिए नोटिस प्राप्त हुए, कहा जाता है कि भारत के संविधान में करीब करीब 7653 नोटिस मिले थे, और जिसमें से अप्रोक्स ऐसा आइडिया है कि भारत के संविधान में 2473 संशोधन हुए, 2473 भारत के संविधान में संशोधन हुए थे, ठीक है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे प्रश्न को। अगला क्या पूछ रहा है, भारत एक गणराज्य के रूप में कब स्थापित हुआ था, भारत एक गणराज्य के रूप में कब स्थापित हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक क्या बना था, गणराज्य बना था, जिसे आप कहते हैं कि भारत क्या बना, एक रिपब्लिक बना, ठीक है। भारत जो है 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में सामने आया था। ये बात आपकी समझ में आई। लाइव क्लास कितने बजे शुरू होता है बेटा, बताऊंगा, सुबह 11 बजे। अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, सुबह 11 बजे पढ़ाता हूं मैं पेड बैच में, जिसका नाम है पॉलिटी गोल्ड, और जो उसमें पढ़ा होगा ना वो धुआं उखाड़ सकता है पूरी मार्केट में। चलिए, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, ये कई बार बता चुका, आप आंसर दे दो, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में क्या आया था, उद्देश्य प्रस्ताव आया था, तो ये तो आंसर होगा नहीं, कौन लाया था, जवाहरलाल नेहरू, ये तो आंसर होगा नहीं। 22 जनवरी 1947, ये आपको पता है, ये हमने, ये कुछ है नहीं, ये मानो मत। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, डी, 19 नहीं 29 होगा बेटा, 29 अगस्त होगा। सर आप करंट अफेयर्स पढ़ा के सोच रहे हैं, हाँ मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल फाड़ तरीका से, नॉर्मल नहीं। चलिए, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा था। आपसे पूछ रहा है कि 15 अगस्त से लेकर 1947 से जब भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था, आप भारत को क्या कहते थे, आप बताएंगे। भारत मंत्री सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया, भारतीय संविधान सभा में कुल प्रारूप समिति की संख्या, ये आपसे पूछा गया है, आप बताएंगे। सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 का जो भारत का राजनीतिक दर्जा था, भारत एक स्वतंत्र कंट्री तो था, लेकिन भारत एक गणराज्य नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि भारत स्वतंत्र था, परंतु भारत एक गणराज्य नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत जो था वो डोमिनियन था, ठीक है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, इस प्रकार से था। भारत मंत्री सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया, भारत मंत्री जब भारत में चुनाव हो गया, उसी के बाद आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को ये भारत मंत्री वगैरह के जो सारे पद थे, ये सभी के सभी समाप्त कर दिए गए। 1950 में ये सभी के सभी समाप्त कर दिए गए। भारत में संविधान सभा में कुल प्रारूप समिति की संख्या, प्रारूप समिति की संख्या नहीं, सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, इसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 7, डोमिनियन था। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा है, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेडेड बाय, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर, काटजू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी। कई प्रकार से प्रश्नों को आपके सामने घुमा रहा है, तो बेटा उसी प्रकार से जो भी एक बार आपसे पढ़ लेगा, दूसरी की क्लास नहीं देखेगा। प्रोफेसर साहब क्या बात है, ऐसा है क्या, लव यू मेरे भाई, दिल से बहुत बहुत प्यार। आप सभी शेयर वेयर करोगे तो चैनल में मैं बहुत पैसा लगा सकता हूँ, मैं अपनी पूरी तनख्वाह 100% इस पे लगा दूंगा, पूरी अपनी की, अपनी बीवी की भी पूरी तनख्वाह इसी चैनल पे लगा दूंगा, अच्छे टीचर लाने पे। परंतु मुझे फील आए कुछ हो रहा है इस पे,
चलिए, बच्चे पढ़े और रिजल्ट दें। अगर 2-4 हजार बच्चे पास कर गए तो मजा आएगा, रिजल्ट होना चाहिए। पढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि तुम इस पे 10,000 बच्चे लाइव देखो, 5,000 बच्चे लाइक कर दो और इस पे 1 लाख व्यूज आ जाए, नहीं। मतलब है कितने बच्चों से पढ़ के पास कर पाए, ये चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अंबेडकर प्रारूप समिति के कारजू कुछ थे नहीं। सी राजगोपालचारी तो आप जानते बाद में। तो करेक्ट आंसर, संविधान सभा का वरिष्ठतम सदस्य कौन था? ये देखो, आप सभी जानते हैं कौन थे। तो ये थे, कौन थे? संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था इनका? सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी सदस्य कब चुना गया? ये चुना गया था प्यारे बच्चे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये इसका आंसर होगा बेटा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, H.C. मुखर्जी। इनका पूरा नाम था हरेंद्र कोमर मुखर्जी। इनका पूरा नाम था हरेंद्र कोमर, ऐसे लिखते हैं, हरेंद्र कोमर मुखर्जी। जैसे BN राव का पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। पूछ लेता है कभी कभी, BN राव का पूरा नाम क्या था? सर बेनेगल नरसिंह राव। उसी प्रकार से आप इसे याद करोगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, आप सभी बताएंगे। भारतीय संविधान का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। उद्घाटन अधिवेशन किसने दिया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने दिया था। बहुत बढ़िया। एस.सी. मुखर्जी एंड वाई.टी. कृष्णामाचारी, बिल्कुल सही बता रहे हो। H.C. मुखर्जी पहले इलेक्टेड थे, ठीक है, और वाई.टी. कृष्णामाचारी एक प्रकार से दूसरे बने। तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा का उद्घाटन किया था। चलिए, क्या पूछ रहा है? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन थे? स्वतंत्र भारत, एक ही बात है भाई, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, एक ही बात है, आपको घुमा रहा है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछे प्रांत, अगर यह प्रांत होता तो इसके अध्यक्ष कौन होते? सरदार पटेल। प्रांत के कौन होते? सरदार पटेल। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चे BN राव। BN राव। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी मेंबर था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। इसका करेक्ट आंसर देंगे कि संविधान सभा में गैर कांग्रेसी मेंबर कौन था? बताइए, बताइए सभी के सभी, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताएं सभी के सभी कौन थे गैर कांग्रेसी मेंबर? BN राव बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, वो तो हो गया, पुराना प्रश्न हो गया मेरे प्यारे बच्चे। और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर किया करो, पता है, क्लास को, मजा आए। आज आपके लाइक्स बहुत हैं, आई लव इट एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है। आज की क्लास में आप धुआं कर रहे हो, और ज्यादा बच्चों को शेयर किया करो, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चा क्लास में जुड़े और बच्चा क्लास में आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। KM मुंशी ए बता रहे हैं बहुत सारे बच्चा विद्यार्थी। JB कृपलानी, देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये कई बार रिपीट करता है। JB कृपलानी कांग्रेसी नहीं थे, पर बाद में कांग्रेसी बन चुके थे, तो JB कृपलानी को आप कांग्रेसी मान सकते हैं एक प्रकार से। डॉक्टर अंबेडकर ये कांग्रेसी नहीं थे, सुनो मेरी बात। JB कृपलानी कांग्रेसी का मतलब है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे विश्वास करने वाला, तो डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, तो ये थे विदाउट कांग्रेसी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ये प्रॉपर कांग्रेसी थे, आपको याद रखना है। TT कृष्णामाचारी ये भी प्रॉपर कांग्रेसी थे। तो JB कृपलानी ये कांग्रेस के मेंबर थे, पुराने सदस्य हुआ करते थे एक प्रकार से आप कह सकते हैं। SP मुखर्जी वगैरह। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस की विचारधारा पे विश्वास नहीं करते थे, तो आप ये कह सकते हो कि गैर कांग्रेसी थे। JB कृपलानी भी उत्तर कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, लेकिन अभी रिसेंटली आप देखोगे तो ये प्रश्न कई एग्जाम में रिपीट हुआ है और इसका उत्तर माना है उन्होंने
डॉक्टर अंबेडकर। तो जितने बच्चों ने जहां पर भी पढ़ा है आप ये मान के चलो कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर है। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, नमस्ते। चलिए अगले वाले में चलिए। संविधान सभा में कांग्रेस सदस्य कौन कौन थे? संविधान सभा में कांग्रेस सदस्य बहुत प्रकार के थे। आप कह सकते हैं राधा कृष्णन, जेबी कृपलानी, कई लोग थे जो थे। अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का, ये तो खैर ऑप्शन से पूछा जाएगा, गलत पूछ लिया है। किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? ये किसका स्टेटमेंट है? तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ये स्टेटमेंट बढ़िया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था, ऑस्टिन का स्टेटमेंट है कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन का। क्योंकि कांग्रेस के पास 208 सदस्य थे हमारी संविधान सभा में और मुस्लिम लीग के पास थे 73 सीट। इसीलिए ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस संविधान सभा है। इसी के कहने के बाद भारत की संविधान सभा का विभाजन हुआ और भारत की संविधान सभा में 299 मेंबर रह गए थे 389 में से स्टेटमेंट आने के बाद ऑस्टिन का। चलिए अगले वाले में चलिए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत आवंटित सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है इसका करेक्ट प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। 299 बचे थे सर मुस्लिम के बाद। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर आप सभी ने कर दिया है, एक बार अंतिम समय पे कर दे बढ़िया तरीका से, जिससे कि हम क्लास को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपकी क्लास ग्रुप में शेयर कर दी है सर, बहुत बढ़िया। कुलदीप जी लव यू मेरे प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या और एक सीट। चलिए 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट आवंटित थी? एक सीट आवंटित थी प्यारे बच्चे। प्रांतों के आवंटित दी गई सीटों में कितने समुदायों के आधार पर विभाजन किया गया था? समुदाय की अगर आप बात करोगे तो समुदाय कितने थे? सुनो, समुदाय थे इसमें हिंदू, जनरल। समुदाय क्या? 3 समुदाय थे। एक तो था जनरल, एक था मुस्लिम और एक था सिख, एक था सिख। ये 3 आप देख सकते हैं, जनरल, मुस्लिम और सिख, ठीक है। ये 3 समुदाय थे, जनरल, मुस्लिम और सिख। जनरल के लिए 213 सीटें थी, आप सभी जानते हैं। 79 सीटें मुस्लिम की थी और 4 सीटें सिख की थी, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर वैसे बात करोगे तो सीटें ऐसी थी एससी की, एसटी की और महिला की। तो एससी की सीटें कितनी थी? 26, एसटी कितनी थी? 33 और महिला कितनी थी? 15। ये संविधान सभा का विभाजन था। आप इस बात को समझ सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू जी। यू वरुण सर, सुल्तान हो पॉलिटी के सर, यू हैन, ठीक है। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चे? दिस इज वेरी मच क्लियर। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ से आपके सामने प्रश्न बनते हैं। जनरल की 213, मुस्लिम की 79, सिख की 4 सीटें, एससी की 26 सीटें, एसटी की 33 सीटें, वुमेन की 15 सीटें। बेटा बहुत बढ़िया। चलिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? अच्छा प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पवित्र दस्तावेज, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सैक्रेड डॉक्यूमेंट। संविधान एक पवित्र दस्तावेज किसके माध्यम से कहा गया था? सर क्लास कितने बजे तक होगी? बस खत्म होने वाली है, 8 से 9:30 ही क्लास हुआ करेगी लास्ट। अब ये खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया। तो कल से आप क्लास में धुआंधार तरीका से आओगे ना? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आओगे कि नहीं आओगे? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा को कहा था पवित्र दस्तावेज। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा को पवित्र दस्तावेज कहा था, पवित्र दस्तावेज कहा था। संविधान सभा की अध्यक्षता प्रारूप समिति गठन कब की थी? 29 अगस्त 1947 को बनी थी प्रारूप समिति। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे। 1949 में किया गया था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 1940 में निर्मित अनामिक सरकार में कार्यपालिका परिषद सब बेकार प्रश्न है, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है। 1949 में किया गया था। कई बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अगला वाला, लास्ट। जवाहरलाल नेहरू, प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था?
अंतरिम सरकार कौन से महीने में बनी थी, ये आपसे पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। हम लोग इंतजार करते हैं आपकी क्लास की टाइमिंग का। थैंक यू मेरे प्यारे भाई, आज आपने लाइक्स पहुंचा दी जबरदस्त, इसको और जबरदस्त कर दो, 300 कर दो इनको, 253 चल रहे हैं। एक बार शेयर करके फिर अपन आगे चल के बेहतरीन मेहनत करेंगे। कल से हरी सरी क्लास भी चलेगी। संविधान सभा में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, तो प्यारे बच्चे जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर 1946 में बनी थी अंतरिम सरकार। सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था भारत में, 2 सितंबर 1946 को। चलिए, मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों में कब शामिल किया गया था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछता है कि कब शामिल किया गया था। तो अंतरिम सरकार जब बनी थी ना 2 सितंबर 1946 को, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे। ये प्रश्न बनता है कि अंतरिम सरकार में इसके कितने मेंबर थे, तो इसके 5 मेंबर थे। अंतरिम सरकार के गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन कौन थे, इसे प्रश्न बनता है। देखो, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री अगर आपके सामने पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास 3 डिपार्टमेंट थे। ये तो इसके अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे, सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री, तीनों पद इन्हीं के पास थे। अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे, ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आता है। तो कौन थे, बलदेव सिंह। कौन थे प्यारे बच्चे, बलदेव सिंह। ये अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री थे, बलदेव सिंह। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीएसआई में भी और आपके बीपीएससी में भी कई बार प्रश्न रिपीटेड है। इसका आप भली भांति प्रकार से याद रखेंगे। सरदार पटेल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, याद रखना है। इसके जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। कई बार प्रश्न बनता है। अगर रेलवे मंत्री पूछे तो आसफ अली, अगर पूछे रेलवे मंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे, तो आसफ अली। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आसफ अली, ये कौन थे, रेलवे मिनिस्टर थे आसफ अली। इस प्रकार से आप चीजों को याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया। Who was the first Indian Governor General of India? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम भारतीय पूछा है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, बताएंगे भाई। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल मेरे प्यारे बच्चे कौन थे, ये आप सभी के सभी करेक्ट आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। सर आरफ अली मंत्री और होगा सर, ठीक है, आसफ अली। राम सर, ट्राई सर, आज की क्लास बहुत अच्छी है, बहुत बच्चा, थैंक यू मेरे भाई, इतना अच्छे कंटेंट के लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। आप क्लास को शेयर करते रहो, कारण यही था इस क्लास को चलाने का। पॉलिटिकल रिवीजन मैं बहुत फाड़ कराऊंगा आपको, यकीन मानो। पूरी जीएस का रिवीजन शुरू कराऊंगा आपका बहुत जल्दी, और पूरे जीएस के रिवीजन में आपको भयंकर मजा आएगा। सिल्वर बैक नहीं हो अब सर, सिल्वर बैक नहीं हो मतलब प्यारे बच्चे क्या बोल रहा है। सी राजगोपालचारी, क्या है बेटा, सी राजगोपालचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालचारी। अगर पूछे कि माउंट, देखो सी राजगोपालचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। पूछता है स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके किसके भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, आप सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी कब से कब तक रहे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 1948 में बने थे, और 1948 से 1950 तक ये भारत के क्या रहे, ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने, तो 24 जनवरी 1950 तक ये प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे सी राजगोपालचारी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। सर राजेंद्र प्रसाद, बहुत बढ़िया। सिमित्री मौर्य, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप सब भी अपने अपने टिक को ले लिया करें, जिससे कि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिले, जैसे ये मौर्य ने कर रखा है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किसके अधीन में द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, भारत में
संघीय न्यायालय, जिसे आप बोलते हैं प्यारे बच्चों फेडरल कोर्ट पूछा है ना, हाँ फेडरल कोर्ट आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्यारे बच्चे सभी के सभी आंसर देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही प्यारा। चलिए बहुत बढ़िया, किसके द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी। देखो 1861 दे रखा है, आपको पता है इसके माध्यम से भारत में नहीं बनी, ये तो हाईकोर्ट एक्ट है। 1909 है ही नहीं, 1919 है ही नहीं, उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। देखो भारत में जो न्यायालय की बात करो तो 1773 का एक्ट आया, इसके माध्यम से 1774 में बना था सुप्रीम कोर्ट। अरे हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी पूछ लेता है इसके प्रथम जज कौन थे, इसके हेड कौन थे, तो एलिजा इम्फे, एलिजा इम्फे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। फिर इसके बाद 1935 में भारत में संघीय न्यायालय बना, जिसे आप बोलते हैं फेडरल कोर्ट। इसके जो अध्यक्ष थे या मुख्य जज थे, इनका नाम था मोरिस गुइर, इनका नाम क्या था, मोरिस गुइर। इसके बाद आप जानते हो 1950 में जब भारत में या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, तो उसमें जो भारत के प्रथम जज बने उनका नाम है हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। तो 1948 में तो कई प्रकार के प्रश्न आपके सामने बनते हैं, तो इसमें से क्या होगा 1935 का अधिनियम आया था, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी 1937 में। ठीक है, बहुत जल्दी बेटा बात समझ गए, बात समझ में आई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब करी गई, तो 1937 में करी गई थी, 1935 का अधिनियम आया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत करी गई, तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत करी गई थी। संघीय न्यायालय को कौन कौन सा अधिकारिता प्राप्त थी, देखो संघीय न्यायालय भारत में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, यही अंतर था, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च जो अपील का न्यायालय था 1935 में, वो क्या था, प्रीवी काउंसिल था। प्रीवी काउंसिल जो है ये सर्वोच्च अपील का न्यायालय था। लेकिन जब भारत में 1948 में सुप्रीम कोर्ट बना, तो सुप्रीम कोर्ट भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय बना। ठीक है, अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा बना, सुप्रीम कोर्ट बना। बात समझ में आई, अरे हाँ या ना। समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी, समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई थी। कल से प्रश्नों की संख्या हम कम रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया देखें एक बार, बहुत बढ़िया, आपका इंटरनेट भी खत्म हो जाता होगा, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, 300 लाइक्स जल्दी कर दो बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर पॉलिटी का करा दो, 28 को पेपर है, आपकी पढ़ाते हुए से पूरा पेपर आएगा सर, बहुत बढ़िया। जो आर्टिकल 131, 32, 33, 34 अब अपनी चित्राधिकार, हाँ हाँ पढ़ लेना इसको, इससे प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए पूछे आपसे, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी, समवर्ती सूची कब लागू की गई थी मेरे प्यारे बच्चे, ये आपसे पूछा। देखो 1919 के अधिनियम में आई नहीं थी, समवर्ती सूची भारत में 1935 के अधिनियम से आई थी। 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। प्यारे बच्चे क्या किया गया था, शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो 1935 में पहली बार आई थी ये। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था, आपसे पूछ रहा है कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था, जिसकी कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। तो 1935 का अधिनियम है, ये प्रस्तावना विहीन इसे कहा जाता है, कोई प्रस्तावना नहीं थी। भारतीय संघ की स्थापना प्रस्तावना के किस अधिनियम में था, भारत में संघीय स्थापना किस अधिनियम में था, ये प्रस्तावना गलत लिखा हुआ है। 1935 के अधिनियम से भारत में संघीय स्थापना करी गई थी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से, 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन लगा। आपसे पूछता है राज्यों में द्वैध शासन, तो देखो राज्यों का जो द्वैध शासन लगा था वो 1919 के अधिनियम से लगा था। राज्यों में द्वैध शासन, इसे समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगा 1935 के अधिनियम के माध्यम से। इसके माध्यम से ये हुआ शक्तियों का डिवीजन हो गया और कुछ शक्तियां केंद्र के पास आ गई, कुछ शक्तियां मेरे प्यारे बच्चों राज्यों के पास आ गई। ठीक है, तो एक बार मैं ऐसा मानता हूं इस क्लास को खत्म कर देते हैं। 35 क्वेश्चन कराते हैं। 35 स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ, बताइए बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत का संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों का पहला
शुरुआत कब हुई थी? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। 109 बच्चे देख रहे हैं, बहुत सॉलिड मेरे प्यारे बच्चे। कब शुरुआत हुई थी? बहुत बहुत बढ़िया। डेली क्लास 8 बजे चलेगी मेरे प्यारे बच्चे। डेली क्लास की टाइमिंग होगी 8 बजे। पॉलिटी का रिवीजन कर सकते हैं आप बेहतरीन तरीका से। देखो, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न हुआ था 1928 में, जब नेहरू रिपोर्ट पेश की थी श्री मोतीलाल नेहरू ने। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में बनता है। इसके पॉइंटर समझते हैं। किसकी अध्यक्षता में सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट जब पेश करी थी 1928 में, मतलब मोतीलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अभी क्या प्रश्न है? किसकी अध्यक्षता में सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था? ये प्रश्न जो है बेवकूफ तरीका से बना दिया मेरे कंटेंट राइटर ने, इसकी गलती है ये। इस प्रकार के प्रश्न का क्या मतलब है? भारत को एक डोमिनेंट स्टेटस राज्य का दर्जा दिया गया, यह किस रिपोर्ट में कहा गया है? 1928 में नेहरू रिपोर्ट में ये मांग करी गई थी, मांग कि भारत को आप क्या दे दो? डोमिनेंट स्टेटस दे दो। हुआ क्या था? हुआ ये था कि सर्वदलीय समिति जब बनी थी ना, इसमें 10 मेंबर थे, 10 सदस्य हुआ करते थे समिति के। ठीक है, सुनो, जब नेहरू रिपोर्ट भारत में पेश करी गई थी तो 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन आया 1927 में, तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया और विरोध के चक्कर में नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। तब मोतीलाल नेहरू ने डोमिनेंट स्टेटस की मांग करी थी, जिसे आप ये कहते हैं। इसके बाद 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, पूर्ण स्वराज। ठीक है, 1929 में। 1928 में डोमिनेंट था, 1929 में पूर्ण स्वराज था। आज हमारे पास नेट नहीं है, सॉरी, कल देखेंगे। मनोज कुमार जी बहुत बहुत बढ़िया। अब बेटा कल से क्लास देख लेना। आज के लिए इतना ही खत्म कर देते हैं हम क्लास को। कल से अभी सभी के सभी साथी क्लास में मिले बड़े प्यार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास को इस प्रकार से देखा। कल से आप 8 बजे क्लास में सभी आ जाए, 8 बजे ऑन टाइम। 8 बजे स्टार्ट होती है, 1 घंटा पढ़ाऊंगा और वॉचिंग आपको खींचनी है 200 प्लस। तो कल से बेटा अपनी गुरु की रक्षा के लिए आप ये करें। आपको मेरा बहुत बहुत आभार रहेगा, बहुत बहुत प्यार रहेगा। पूरा रिवीजन कब तक हो जाएगा बेटा? पूरा रिवीजन ये 10 से 15 दिन में हो जाएगा। आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। अगर मैराथन चाहिए तो संपूर्ण रिवीजन की मैराथन लगा दूंगा एक बार। ठीक है बेटा, बाय बाय, जय हिंद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। विद्या एजुकेशन वालों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार से क्लास में बेटा आते रहे, क्लास को शेयर करते रहे, क्लास में आते रहे, तभी क्या आएगा? मजा भी आएगा क्लास में। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है।